लेट्स टॉक विद आतिफ में आदाब। आज के प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। सहाफ़त की दुनिया की एक कदावर शख्सियत, कालम निगार, अदीब, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, चीफ एडिटर ऑफ डेली पाकिस्तान न्यूज़पेपर. He appears on the talk show of Nuqta Nazar on दुनिया न्यूज़. ज़िंदगी मैगज़ीन और कौमी डाइजेस्ट से भी मुंसलिक रहे। सहाफ़त की दुनिया में उनका एक तवील सफ़र है। रात में इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मेरी नज़र से एक शेर गुज़रा जो कि इनकी शख्सियत पर बिल्कुल पूरा उतरता है। चाँद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। चाँद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी अदबी खिदमात की वजह से तमगा इम्तियाज़ और हलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की तलबा यूनियन के सदर रहे और अब वो इसी इदारे की एलुमनाई एसोसिएशन के पैटर्न फॉर लाइफ टाइम हैं। बिफोर आई गो इनटू एनी फर्दर डिटेल्स, I would like to welcome my honorable guest, वजीबुर रहमान शामी साहब. शामी साहब आदाब. शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी, नवाजिश। सबसे पहले एक रवायती से सवाल कर लेते हैं सर, बचपन कहाँ गुजरा? पाकपटन में। कितना अरसा वहाँ पर रहे सर? देखिए, बचपन जो है मैंने यानी मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपटन से पास किया और प्राइमरी जो है वो भी म्यूनसिपल स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल जो है जो बाफिजुद्दीन गंज शकर के मज़ार के पास वाक़ है, उससे पास की। तो मेरा यानी आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि पूरा बचपन और लड़कपन जो है वो पाकपटन में गुज़रा और वहीं से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और पूरे 10 साल वहीं तालीम हासिल की। आप पाकपतन में पैदा हुए थे या पार्टीशन से पहले जो है? देखिए, मैं होशियारपुर में पैदा हुआ जो मशरक़ी पंजाब में एक बड़ा शहर है, अगर हेड क्वार्टर है एक ज़िले का। और मेरे वालिद जो थे वो वहीं मुकीम थे और हमारा आबाई शहर वही है और हमारी निस्बत शाम 84 से है जो कि चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वहाँ हमारे जद्द अमजद कुतुबुल अक़ताब ताजुल आरिफ़ीन हज़रत शेख अब्दुल नबी शामी साहब, उनका मज़ार है और उनकी हम औलाद में से हैं। और हमारी जो पूरी फैमिली थी वो होशियारपुर में थी या जलंधर में थी। तो इन्हीं दो शहरों में ज़्यादातर हमारे अजीज़ व अक़ारिब आबाद थे। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो मैं 2 साल का था और मेरी वालदा बताती हैं कि वो 2 साल का मैं तय उनकी गोद में था कि उनको हिजरत करना पड़ी, उनको अपना शहर छोड़ने पर मजबूर किया गया। मेरे जो मामू थे काजी नियाज़ मोहम्मद, वो शायद ज़िला मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे और मेरे वालिद जो थे साहबज़ादा फैज़ुर रहमान, वो ज़िला कचहरी में मुलाजिम थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो हमारा काफ़िला सामान से लदा हुआ ट्रक था, उसमें छुप कर हम सफ़र कर रहे थे और पाकिस्तान पहुँचे और मेरा ख्याल पहला पड़ाव जो था हमारा वो लाहौर में हुआ। और वहाँ से मेरा ख्याल हमारे वालिद साहब जो हैं उनकी फिर तकर्री पाकपटन में हो गई, तो वो पाकपटन आ गए और कभी वो साहिवाल में उनका ट्रांसफ़र हो जाता था तो साहिवाल में रहते थे, वो जाते थे वहाँ। लेकिन हमारा जो घर था वो पाकपटन ही में था, जो हमें एक अपने वालिद साहब के क्लेम के एवज़ अलाट हुआ था। और पाकपटन की जो सर्कुलर रोड है उस पर हमारा
बसेरा रहा और वहीं मैंने तालीम हासिल की इब्तदाई, और वहीं से मैंने मैट्रिक पास किया। तो माइग्रेशन का जो सफ़र था वो उस वक्त शुरू किया आपकी फैमिली ने जब वो पाकिस्तान का ऐलान हुआ, या उससे पहले जब जब? पाकिस्तान कायम हुआ जी जी। तो उस वक्त पता चला, फसादात फूट पड़े, और ज़ाहिर है कि होशियारपुर जो है वो मशरक़ी पंजाब में था, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। और जो फसादात फूट पड़े और फिर अपने इलाक़ों से लोगों को निकलना पड़ा, तो बड़ी भारी तादाद मशरक़ी पंजाब में तो बहुत, मेरा ख्याल शायद ही कोई मुसलमान रह गया हो, तो सबको हिजरत करना पड़ी। तो मेरे वालिदैन भी उसमें शामिल थे। मुश्किलात तो आई होंगी सर, जब इतनी बड़ी माइग्रेशन को हाँ, जो ज़ाहिर है, अभी तक। मेरे हादसे में तो कुछ नहीं है, जी जी। मैं तो 2 साल का था। लेकिन बहरहाल जो भी इसकी तफसीलात हैं वो एक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने अपने घर छोड़े और उनको खून के दरिया अबूर करना पड़े, हमले हुए, जत्थों ने हमले किए, बच्चियां जो हैं उनको उठा लिया गया बड़ी तादाद में, और तहतीक कर दिया गया लोगों को बड़ी तादाद में। तो वो तो एक ऐसी कहानी है कि जब याद करते हैं, आपको जब तफसील सुनते हैं तो रोंगटे भी खड़े होते हैं, दिल भी खून के आंसू रोता है, और आंखें भी पानी बहाती हैं। और वो उस वक्त की जब हम याद ताज़ा करते हैं फिर आज के हालात को देखते हैं कि किस तरीक़े से हम एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हैं, और एक किस तरह से एक इंतशार फैला हुआ है, और एक दूसरे को एक ज़ेर करने के दर पे है। इक़्तिदार की जंग जो है वो किसी कायदे और ज़ाब्ते के बग़ैर लड़ी जा रही है। तो यकीन कीजिए मेरा दिल जो है वो बैठ बैठ जाता है। मुझे अपनी वालदा याद आती हैं, मुझे अपने वालिद याद आते हैं, मुझे अपने अजीज़ व अकारब याद आते हैं जो पाकिस्तान के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे, और जिन्होंने अपना घर बार, अपनी आबा की कब्रें, अपनी जायदादें, सब कुछ पाकिस्तान पर कुर्बान कर दी थी। और आज जो यहाँ के हालात हैं, इन लोगों को जो आज लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे के दर पे हैं, इनको कुछ याद नहीं है, इन्होंने तारीख़ पढ़ी नहीं है, या इनको याद नहीं रहा है, या ये याद रखना नहीं चाहते। जी शामी साहब, आपने बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में एक ऐसा नक्शा खींच दिया जिसके ऊपर रज़िया भट्ट साहिबा ने एक नावल लिखा था, बानो, और वो 1971 के बाद उन्होंने लिखा था, और उसके ऊपर फिर एक ड्रामा बना, दास्तान। तो जब मैंने वो ड्रामा देखा तो उसके बाद फिर एहसास हुआ कि जो एहसास महरूमी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाया जाता है, जिन लोगों ने वहाँ से हिजरतें की, अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ा, वहाँ पर उनकी स्टेट्स थी, अपने घर थे, ज़मीनें थीं, जागीरें थीं, वो सब कुछ छोड़कर जब वो यहाँ पर आए तो उनके जहन में तो वही था, पाक सरज़मीन। तो वो तो हर एक को अपना, लड़की जो थी वो भाई समझती थी, लड़का जो था वो बहन समझता था। लेकिन जब वो यहाँ के कैंप्स में आए तो फिर उसकी एक अपनी ही दास्तान है। तो वो मैं नौजवान नस्ल से अक्सर कहता हूँ कि अगर वो आप नावल नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट वो ड्रामा जो है, वो दास्तान, वो ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ देकर पाक सरज़मीन को हासिल किया था। क्योंकि जी नावल और कहानियाँ तो अपनी जगह हैं, जी वो दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान कायम हुआ और चला, आगे बढ़ा, लोगों ने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान को तवाना किया और पाकिस्तान फिर एक एटमी ताकत बना, एक मुआशी तौर पर भी उसने अपने आप को मनवाया। तो पाकिस्तानी माशरा जो है उसने बहुत तरक्की की, बहुत आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ जो सियासत की और इक़्तिदार की जो जंगें हैं वो बार बार लड़ी गई हैं। हमारे अदारों ने हदूद व क़यूद को पामाल किया है, आइन का ख्याल नहीं रखा, और हम एक दूसरे से उलझे हैं, और उसी उलझाव की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और आज जो पाकिस्तान है उसमें भी एक जंग का सा मंज़र है, और जत्थे जो हैं वो एक दूसरे के दरपा हैं, कायदे और ज़ाब्ते जो हैं उनको भुला दिया गया है, आइन जो है
उसके असूलों को फरामोश किया जा रहा है। लेकिन ये एक अलग कहानी है। मतलब पाकिस्तान जो है उसने अपने रहने वालों को बहुत कुछ दिया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, आगे बढ़ने के मौक़े दिए। और आज जो पाकिस्तान के बालादस्त लोग हैं, जो बालादस्त तबक़ात हैं, अगर आप उनको देखें तो उनमें से 80-85% वो हैं जो मज़दूरों की औलादें हैं, मेहनत कशों की औलादें हैं, गरीबों की औलादें हैं। एक एक शख्स से पूछें आपके वालिद क्या करते थे, आपके दादा क्या करते थे, तो आपको मालूम होगा कि वो किस कस्म परस्ती के आलम में उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और फिर किस तरीक़े से वो डेवलप हुए, आगे बढ़े। तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है उसके लिए हमें अब भी मेहनत करनी है, अब भी अपने आप को यकसू करना है, इन सब लोगों सामने हाथ बांधने हैं। खुदा के लिए को हदूद व क़यूद में रहो। जो सियासत है वो भी एक खेल है, उसे खेल की तरह खेलो, उसे कवायद व ज़वाबित के मुताबिक खेलो, फ़ौल ना खेलो। एक दूसरे को अगर हॉकी खेलनी है तो हॉकी की तरह खेलो, क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट की तरह खेलो, फ़ुटबॉल खेलना है तो फ़ुटबॉल की तरह खेलो। ये ना हो जो अब तुम एक दूसरे से एक जिस तरह उलझे हुए हो, वो तमाशा बना दिया है आपने, अपने आप को भी, हमारे मुल्क को भी। तो खुदा खौफी करें, उनसे हम अपील ही कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि इनको अक्ल दे और हम अपने मामलात को संभालने में कामयाब हो जाएं। जी बिल्कुल सही कहा शामिर साहब आपने। मैंने जब वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ी यूरोप की, तो जिस तरह से वो 500 साल पहले उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी था, या जिस तरह वो जत्थों में बटे हुए थे कि मिलान एक अलहदा स्टेट था और रोम एक अलहदा स्टेट थी और बाकी उनके जो शहर हैं वो एक अलहदा स्टेट्स बने हुए थे। तो तुर्की से एक छोटा सा तीसरे या चौथे नंबर का वज़ीर जाता था और वो उनके मामलात जो है वो तय करवाता था जाकर। तो आजकल पाकिस्तान का भी हाल ऐसे ही है कि बाहर से सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेक्रेटरी आते हैं जो हमारी अशराफिया है। उनकी चाहत होती है कि हम इनसे मिलें, इनके साथ फ़ोटो सेशन हो और हमारी आवाज़ जो है वो वाइट हाउस तक पहुंच सके। खैर ये तो एक नुक्ता नज़र है, मुझे इससे कुल्ली तौर पर इत्तफाक नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलकत है और पाकिस्तान ने अपना वक़ार भी कायम रखा है, एतबार भी बनाया है और पाकिस्तान ने एक बैनुल-अक़वामी सियासत में भी किरदार अदा किया है और एक हमारी ख़ित्ते में भी हालात जो हैं उनको तब्दील करने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। तो पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया। तो बहैसियत मजमूई जो है हमारी कौम में बड़ी तवानाई है, लेकिन वो तवानाई जो है वो दुरुस्त समत में इस्तेमाल होनी चाहिए, तो हम मोजज़े बर्पा कर सकते हैं और अब भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो अब तक हासिल नहीं हुआ। एब्सोल्युटली सर, आई एग्री विद योर व्यू पॉइंट टू। तो थोड़ा सा वापस चलते हैं सर। आपने पाकपतन से मैट्रिक किया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल को ही क्यों मुंतखब किया? देखिए, नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल जो है जी हमारे उस इलाके का एक बड़ा कॉलेज था, बड़ा नामवर वदारा था। हमारी आरजू थी गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पढ़ने की, वहाँ दाखिल होने की। लेकिन मेरे वालिदैन तो पाकपट्टन में रहते थे, तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में दाखिला लेता तो मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता और हॉस्टल के अखराजात जो है वो उनको उठाना जो है उस वक़्त मुमकिन नहीं था। तो मेरे भाई जो थे वो बूरेवाला टेक्सटाइल मिल्स में उस वक़्त काम करते थे और वहाँ वो लेबर ऑफिसर थे। वो तो बूरेवाला में कॉलेज कायम हुआ, म्यूनसिपल कॉलेज बूरेवाला, म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज बूरेवाला। और उस कॉलेज में फिर मैंने दाखिला लिया, अपने भाई साहब के साथ में रहने लगा और उनके साथ रहकर मैंने फिर एफ़ए वहीं से पास किया। फिर मैंने बीए में दाखिला लिया। जब बीए में मैं दाखिल हुआ तो मेरे भाई साहब जो हैं ज़ियाउर-रहमान शामी साहब, जब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। उन्होंने एक वालिद की तरह मेरा ख्याल रखा और मेरे भाई साहब जो थे उनको हसूल तालीम के लिए बरतानिया जाना पड़ा। वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में उन्होंने एक पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करना था। उनके यानी बूरेवाला टेक्सटाइल मिल की तरफ से उनको भेजा गया और वो एक दाऊद कारपोरेशन का वजीफ़ा था, वो उनको मिला।
तो जब वो वहाँ गए तो उसके बाद फिर मैंने माइग्रेशन करवाई और मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल आ गया और वहाँ मैंने हॉस्टल में जो सुकूनत इख्तियार की। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे उस वक्त भी मैं तकरीर का एक शौक़ था और मैं कॉलेज के बहुत अच्छे मुकर्रीन में शुमार होता था, बल्कि आप समझ सकते हैं कि बेस्ट डिबेटर समझा जाता था। और तो मैं जब साहिवाल आया तो साहिवाल में मेरे पुराने क्लास फेलोज़ जो थे वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो पाकपटन से गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपटन से यहाँ आए थे और यहाँ पढ़ रहे थे, वो मुझे मिल गए। कुछ आरिफ वाले के दोस्त थे, वो भी मिल गए। तो पूरा जो मेरा एक अच्छा माहौल था, यानी मेरा पुरजोश खैर मकदम किया गया पुराने दोस्तों की तरफ से। और चंद ही रोज़ बाद एक कॉलेज यूनियन के इंतखाबात होने वाले थे। ये कौन से ईयर की बात है सर? मेरा ख्याल है 64 की बात होनी चाहिए, 64 की। तो वो 63 64, तो वो जो है अब वो एक मेरे दोस्तों ने इसरार शुरू किया कि मैं भी इंतखाब में हिस्सा लूँ। उस वक्त एक हमारे तूर साहब एक शायर दोस्त थे और वो बाद में रेडियो पाकिस्तान में भी काम करते रहे, उनको सदारत के लिए नॉमिनेट किया गया था। मगर वो शायर मजाज आदमी थे, एक ख़ास किस्म की कैफियत उन पर तारी रहती थी और को हमारे जो नौजवान हैं वहाँ के साथी वो मुतमईन नहीं थे कि वो सदारत का मनसब संभालें। तो उन्होंने इस पर ज़ोर दिया कि मैं सदारत का इलेक्शन लड़ूं। तो सदारत का इलेक्शन लड़ने के लिए पहले यानी एक डिबेट जो होती थी उर्दू में और अंग्रेज़ी में, उसमें शिरकत करना पड़ती थी। जो स्टूडेंट्स उनमें उसको क्वालिफाई करते थे उन डिबेट्स को, उसके बाद उनको यानी कैंडिडेट बनने की इजाज़त होती थी। तो उस वक्त कॉलेज के बड़े एक अच्छे डिबेटर थे इफ्तिखार साहब, वो भी कैंडिडेट थे और तो डिबेट हुई, कई तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए, वो डिबेट उनको पूरे नंबर ना मिल सके जो मतलूब थे, और मैंने क्वालिफाई कर लिया। अच्छा। और वो जो दोनों जो उर्दू और अंग्रेज़ी डिबेट जो थी, जब मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया तो मुझे इजाज़त मिल गई। अब मुकाबला जो था मेरा था और तूर साहब का, दो हम कैंडिडेट रह गए जी बाकी कोई कैंडिडेट मैदान में ना रहा। जी। अब जो हमारे दोस्त थे वो उन्होंने फैसला किया, अब वो थे कि भाई नहीं, उनमें से कई तूर साहब का साथ देने का फैसला कर चुके थे, तो उन्होंने मुझ पे मजबूर किया कि नहीं आप विड्रॉ करें और उनको इलेक्शन लड़ने दें। तो जब हमने राब्ता कायम किया इंतज़ामिया से, तो इंतज़ामिया ने कहा कि ये तो बैलेट पेपर जो छप चुका है, ये सेक्टर स्टाइल होता था उस ज़माने में, उस पर नाम आ चुका है, अब वक्त गुजर चुका है विड्रॉल का, राइट। अब विड्रॉल नहीं हो सकता। तो अब मैं कैंडिडेट रहा। अच्छा। और जब वो वोट पड़े तो वोट उस वक्त वोटिंग ये होती थी इस तरह से कि हर क्लास में, जी जी। हर क्लास रूम में वो बैलेट पेपर तकसीम कर दिए जाते थे और वो लोग जो है उसमें तालिब इल्म निशान लगा देते थे जी और वो बैलेट पेपर इकट्ठे होते थे। तो जब वो इलेक्शन होने लगा तो हमारे जो नौजवान दोस्त थे उसमें वो हमारे इलाके के लोग भी थे, पाकपटन के और साहिवाल के भी। अब उसमें कसवर नसीर साहब, वो कर्नल कसवर नसीर अब रिटायर हो गए, इस्लामाबाद में रहते हैं। जी जी। कुछ दोस्त हमारे इकबाल सदीकी साहब थे, वो तो शहीद हो गए, फौज में हुए। तो अब उन्होंने शोर मचा दिया हर जगह मेरा नाम लेके कि वोट फॉर हिम, वोट फॉर हिम, वोट फॉर हिम, और फशामी हैं। और वोट फॉर शामी। यस। तो अब वो हुआ ये कि जब वो नतीजा आया तो मैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत गया और सदर बन गया। अच्छा। अब वो ये ज़माना है, यानी
इसी दौर में फिर वो मोहतरमा फातिमा जना और फील्ड मार्शल यूफा का इलेक्शन आप पर आया। सॉरी, मैं आपको वो इलेक्शन, जो आपका इलेक्शन हुआ कॉलेज का, उस पर थोड़ा सा प्रेशर भी था आपके ऊपर कि आप बैठ जाएं, आप नहीं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें? वो हमारे बाज़ दोस्त थे जो पुराने, वो कहते थे कि हमने तूर साहब के साथ कमिटमेंट कर ली है तो हम उनको वोट देंगे, आप बैठ जाएं। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन दूसरे हमारे साथी थे, मगर वो मुमकिन नहीं था बैठना, विड्रॉल हो नहीं सका। यस। लेकिन साथी हमारे दूसरे दोस्तों का ग्रुप ऐसा था, वो कहता था नहीं आप खड़े रहे। हाँ। तो कोई कंपेनिंग खास नहीं हुई। राइट। ठीक है ना। राइट। और इसी कश्मकश में वो वोट पड़ गए और मैं जीत गया। हाँ, आप फेमस हुए ना फिर, इसको यही कह सकते हैं ना। कुछ कह लें आप। अच्छा, तो उसके बाद जब आप प्रेसिडेंट रहे तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे वो अनवर खान साहब थे, मलक अनवर साहब, मलिक अनवर साहब थे। तो वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, और वो कुछ मेरे ख्याल क्लास में कहा भी करते थे कि अगर इंग्लिश सीखनी है हाँ, तो कहते तो 200, वो कहते 200 अल्फाज याद कर लो, हाँ। बस अंग्रेजी आ जाएगी, कोई भी जुबान आ जाएगी। अच्छा 200 लफ्जों की बात है। जी। तो बकमा मुझे 300 आते होंगे, इस तरह कहते थे। अच्छा, तो उनके साथ आपका फिर जो ताल्लुक था एज बीइंग ए प्रेसिडेंट एंड देखिए, ड्यूरिंग दैट टाइम उस इन ज़माने में तो 64। देखिए जी बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था। जी जी। और उस ज़माने में कोई सियासत में तालिब इल्मों को हिस्सा लेने की इजाज़त भी नहीं होती थी। और वो कोई ऐसी कोई वहाँ साहिवाल में कोई तलबा तंजीमें भी नहीं थी। इस्लामी जमीयत तलबा थी, हल्की फुल्की तंजीम, जो दर्स हमारे सफदर अली साहब जो बाद में नशर व इशात के नाज़म बने जमात इस्लामी के, वो इस्लामी जमीयत तलबा में थे। एक अब्दुल जब्बार शाकिर साहब बाद में बड़े मारूफ उस्ताद हुए, बड़े दानिश्वर थे, अल्लाह को प्यारे हो चुके ये दोनों, वो भी उस वक्त वहाँ थे। लेकिन एक महदूद सा हल्का असर था और दरस कुरान होता था और इस तरह की बात होती थी। उस तरह की सियासी सरगर्मियाँ नहीं होती थी। जी तो जब इलेक्शन जो है मोहतरमा फातिमा जना जो कैंडिडेट बनी, जी। तो अब मैं ज़ाती तौर पर उनका हामी था, लेकिन हमारे दोस्तों का एक ग्रुप ऐसा था जो फील्ड मार्शल अयूब खां का हामी था। जी तो बहरहाल, लेकिन हमने फिर मोहतरमा फातिमा जना के लिए काम किया। सज्जाद मीर साहब जो हैं माशाल्लाह, वो भी बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, तो वो भी हमारे साथ थे, मुझसे 2 साल जूनियर थे। तो हमने एक मादरे मिलत यूथ कमेटी बनाई, जी जिसके वो प्रेसिडेंट थे, और कर्नल कसवर नसीर जो वो थे उसके सेक्रेटरी जनरल थे। और गांव-गांव जाते थे, मोहतरमा फातिमा जना के लिए वोट मांगते थे, कन्वेंसिंग करते थे। तो ये एक हमने उस दौर में हिस्सा लिया और मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया। तो बड़ा दबाव था यानी हुकूमत की तरफ से भी कि भाई हम ये इससे बाज आ जाएं। डिप्टी कमिश्नर होते थे उस ज़माने में, वही ताकतवर होते थे, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। अब दिलचस्प बात ये थी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो बीडी मेंबर थे वहाँ से, पाकपटन से। अच्छा। और वो फील्ड मार्शल अयूब खां के हामी थे। अच्छा। और मैं जब जाता पाकपटन वीकेंड पे, तो मैंने लालटेन लगाई होती। तो मेरे वालिद साहब जो है मुझसे बहस होती उनकी, लेकिन वो अपनी जगह अयूब खां के हामी रहे और मैं जो है मोहतरमा फातिमा जना की हमायत करता रहा। तो उन्होंने कोई यानी ऐसी बात नहीं, सख्ती से हुक्म नहीं दिया कि आप ये काम ना करें। हाँ हाँ, जी जी। मुझे तो वो अपनी हमारा घर में ये जो एक माहौल था, तो उसमें बर्दाश्त थी उन्होंने, यानी मेरी जो सरगर्मियाँ थी उनको बर्दाश्त किया। और ये एक मुझे देखिए, इख्तलाफ राय जो है, यानी उसका जो एहतराम करना और उसको तस्लीम करना, ये आप कह सकते हैं मेरी घुट्टी में पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स। इस लिहाज से तो वो वालिद साहब मुझे समझाने की कोशिश करते थे। हमारे मियाँ साहब अली मोहम्मद खान साहब बस्ती शरीफ वाले, वो बड़े हमारे, क्योंकि होशियारपुर के रहने वाले थे, उनसे भी बड़ा ताल्लुक़ था, उनसे भी मुलाकात होती थी। तो ये, मगर ये है कि वो तलकीन करते थे कि भाई ये इस तरह ना करें, लेकिन उन्होंने हुक्म नहीं दिया कि ये तुम ये कार्रवाई बंद कर दो। जी जी। हाँ, तो बस मैं फिर फातिमा जना, मोहतरमा फातिमा जना की हमायत करता रहा और इस तरीके से अपना एक कॉलेज में बड़ा हंगामा रहा। उस ज़माने में आप देखें कि साहिवाल में बड़े बड़े नामवर सियासतदान जो थे, वो साहिवाल में थे। रऊफ़ खुर्शीद अली ख़ान,
वो वकील थे, वहाँ वकालत करते थे, बाद में MNA बने, वो जमात इस्लामी में थे उस वक्त। और इसके साथ फिर मसूद अहमद पोसवाल, वो बड़े वकील थे और निज़ाम इस्लाम पार्टी में थे, चौधरी मोहम्मद अली की पार्टी में। चौधरी मोहम्मद अली साहब वहाँ बहुत आना जाना था उनका, तो फिर उनसे भी मुलाकातें होती थी, उनकी बातें भी हम सुनते थे। इस तरह यानी एक साहिवाल मलक गुलाम जलानी जो हैं, जी। वो भी साहिवाल से बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो अच्छा। वो भी, उनकी भी एक बड़ी शोहरत थी उस वक्त, तो शायद वो सरकारी अफसर थे। तो यानी साहिवाल में फिर बड़े बड़े शायर थे। और अब ये देखें जो चौधरी अशरफ MNA है मेरा ख्याल, तो उनको पकड़ा भी गया था गुज़श्ता दिनों काफ़ी। वो मेरे ख्याल इस वक्त सीनियर मोस्ट या Yes. पार्लियामेंटेरियन है, Yes. तो वो भी उस ज़माने में सर गर्म थे। तो साहिवाल जो था एक अदबी और सकाफती और सियासी सरगर्मियों का एक मरकज़ था। यस, यस, वेरी पीसफुल सिटी था वो ना। हाँ, जी। तो सुनने में आया है कि आप प्रिंसिपल थे और प्रिंसिपल जो थे वो स्टूडेंट यूनियन के नहीं वो तो हम president थे। जाते थे, उनसे मुतालबे रखते थे, उनसे कोई होते तो वो ज़रा वो जब बात होती थी, और वो फिर कई दफ़ा एक दिन कहने लगे वो कि आप ये देखें, लुक एट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, ही थिंक्स दैट ही इज़ द प्रिंसिपल एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। तो थोड़ी सी हम ज़रा मुअद्दबाना ही करते थे, जी, जी। लेकिन मजबूती से करते थे। Of course. तो बहरहाल वो भी सुनते थे उसको, और एक बड़ा अदब का और मोहब्बत का रिश्ता था। यानी कोई ऐसा नहीं था खुदा न खास्ता कोई बेअदबी का तो तस्वुर ही नहीं हो सकता था। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो जब आप प्रेसिडेंट थे, सजाद मीर साहब प्रेसिडेंट थे, फातिमा जना मोहतरमा की इसके जो मदर मिल्लत यूथ कमेटी, जी, मादर मिल्लत यूथ कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, तो उनसे मुलाकात हुई जब वो साहिवाल आई, मोहतरमा फातिमा जना? नहीं, साहिवाल उनसे मुलाकात नहीं हुई, साहिवाल से वो गुजरी वहाँ से। अच्छा। और मैं हम भी रेलवे स्टेशन पे मौजूद थे जी। ठोठे मारता हुआ समंदर था, और अकबर साहिवाल का जो प्लेटफॉर्म है बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है। जी। तो चंद मिनट के लिए उनकी गाड़ी वहाँ रुकी, ट्रेन, और उसके बाद वो रवाना हो गई। लेकिन लोगों को बहुत हजूम था और नारे लगा रहे थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि मोहतरमा को ख़िताब करें। तो मोहतरमा ने मुझे आज भी याद है कि जब वो अपने डब्बे में दरवाजे पे खड़ी हुई, जी। तो जो एक पुलिस अफसर था वहाँ, उसकी स्टिक जो थी वो ले ली और उसको लहराया, और लोगों को खामोश, जब उन्होंने खामोशी की बात की, पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट। मजमा ऐसा लगा जैसे सांप सूख गए। अच्छा। ऐसा मैंने आज तक मेरे यानी नक्श है दिमाग पर भी और आंखों के सामने भी। ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा कि एक लीडर जो है वो इस तरह उंगली उठाए या छड़ी उठाए और पूरा मजमा जो है वो खामोश हो जाए। तो ये उनका रोब था, बड़ी रोबदार शख्सियत थी। अब सफ़ेद उनके बाल थे, सफ़ेद उनका लिबास था, सर पे दुपट्टा था, सफ़ेद रंग था। ऐसे मालूम होता था कोई आसमानी मखलूक है जो हमारे दरमियान आ गई है। बड़ा एक रोब था उनका, और बड़ा एक उसके अंदर एक अजीब सा एक दिलफरेब सी शख्सियत थी उनकी। आप देखते थे और बस उन पे फिदा हो जाते थे। जी। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर मोहतरमा फातिमा जना का जो 1965 का इलेक्शन था, अगर वो उसमें जीत जाती तो क्या पाकिस्तान का नक्शा वही रहता जो आज है, या उससे बेहतर होता? नहीं, पाकिस्तान का नक्शा यकीनन बेहतर होता, क्योंकि उसके बाद 1965 की जंग आई। यस। अगर मोहतरमा होती तो वो कभी जंग ना होती। यस। और वो जंग जो थी वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हुई। बिल्कुल। और उस जंग ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसको शदीद तौर पर मुतासर किया, डिफाइन कर दिया वहाँ से। नहीं, बस मतलब हम एक डीरेल हो गए उससे। जी। और वो जंग जो है वो हम उसे अवॉइड कर सकते थे। और बहरहाल उस वक्त तो बहुत जंग हुई, जोश जज्बा पैदा हुआ, लोगों ने नारे लगाए, तराने लिखे, फ़ौज के साथ खड़े हुए, लेकिन उसके जो असरात थे हमारी सियासत पर, हमारी मईशत पर, वो बहुत तबाहकुन हुए। और उससे पहले जो है भारत और पाकिस्तान के दरमियान
वो तलखी मौजूद नहीं थी, एक नॉर्मल ताल्लुकात थे, आना जाना भी था, मिलना जुलना भी था। एक ठीक है कश्मीर का मसला मौजूद था, लेकिन बातचीत भी होती थी और एक मामूल की बात थी। और कई हमारे जैसे भारतीय जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेसेस भी यहाँ मौजूद थे। ऑफ कोर्स। तो ये दुश्मन मुल्क जो थे वो एक दूसरे को नहीं समझा जाता था। तो एक जंग के बाद ये हुआ कि ये दुश्मनी का लफ्ज़ जो है आया और एक दूसरे के साथ जो उलझ गए, उससे पाकिस्तान की तवानाई जो है बहुत सर्फ हो गई उधर। पाकिस्तान तरक्की की बड़ी शाहराह पर फराटे भर रहा था जी। और अगर ये जंग ना होती तो पाकिस्तान जो है जापान और जर्मनी का हम पल्ला होता। और लेकिन ये जंग हुई, पर उसके बाद जो कुछ हुआ, अगर 71 में जो कुछ हुआ वो भी 65 की जंग का नतीजा था। फिर हमारी सियासत जिस तरह तकसीम हुई वो भी इसका नतीजा था। तो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं समझता हूँ वो टर्निंग पॉइंट था 1965 की जंग जो है, उससे पाकिस्तान के जवाल का आगाज़ हुआ। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली मेरा भी यही ओपिनियन है कि अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना वो इलेक्शन जीत जाती। हाँ, जंग ना होती, हाँ। मशरक़ी पाकिस्तान में वो एहसास महरूमी ना होता। आपको मालूम है उन्होंने तो ज़्यादा वोट लिए मशरक़ी पाकिस्तान से। बिल्कुल। जब वो गई हैं तो पूरा पूरा मशरक़ी पाकिस्तान जो है, हमारे बंगाली जो हैं, उनके रास्ते में बिच जाते थे। जी बिल्कुल, और कराची से भी जीती वो, जहाँ पर कराची से वो भी जीती। महाजर के जो बिहार से आए हुए लोग थे। वो जो था, वो जो फैज़ाबाद में हुई, जी। ये बिल्कुल कभी ना होती। हाँ, वो क्योंकि एब्सोल्युटली यू आर राइट, यस, क्योंकि उसके बाद फिर फसादात भी शुरू हो गए ना, जब वो जो भी हुआ, आप जी कहाँ तक जाएंगे हम तारीख जी में। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा वापस आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की जानब से। जब आप वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपके जहन में प्लानिंग थी कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन लाइफ? नहीं, मैं तो इब्तदा ही से मैं तो अखबार नवीस बनना चाहता था। अच्छा। मेरा यानी लड़कपन ही से मेरा ख्याल था मैं अखबार नवीस बनूंगा। यानी मैं एक जो पढ़ के हमारे तारीख़ को और हमारे बुज़ुर्गों को, तो मेरा ये था कि हमने एक आज़ादी की आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, और अगर जर्नलिस्ट ना बन सका तो फिर वकील बनूंगा। तो मेरे तो सामने एक बड़ा क्लियर टारगेट था। तो जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, तो अब उसके बाद सवाल था कि दाखिला कैसे मिलना है, आगे कैसे पढ़ना है। अब दिल तो कर रहा था कि लाहौर में आए पढ़ें, लेकिन वसाइल नहीं थे, और यहाँ जो हॉस्टल के अखराजात हैं वो बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। तो फिर मैंने, हमारे दोस्त जो थे वो कराची का रुख कर गए, उनसे रब्ता हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कराची आ जाओ, यहाँ यानी कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे और पढ़ाई जो है वो भी शुरू करेंगे। तो फिर मैं कराची चला गया और फिर मैंने वहाँ SM लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, और फिर मैंने वहाँ रोज़नामा हुर्रियत जो है उससे अपने सफ़र का आगाज़ किया जर्नलिज़म के, और वहीं से फिर आगे बढ़ता गया। मैं रोज़नामा हुर्रियत में रहा, फिर रोज़नामा जंग से वाबस्ता हुआ, अखबार जहाँ में रहा, और फिर वहाँ से लाहौर आ गया। हफ्त रोज़ा ज़िंदगी जो है उससे वाबस्ता हुआ, उन्होंने मुझे ऑफ़र की। तो बस ये सफ़र जो है सहाफ़त का फिर उसके बाद जारी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी देर कराची में रहे? कराची में मेरा ख्याल है कि मैं को 3 साल रहा हूँ। 3 साल के करीब। मैं 1969 में वापस आया वहाँ से। 71 में आप गए बांग्लादेश या नहीं गए थे? मैं जब 1977 में जी जी मैं मशरक़ी पाकिस्तान गया, जी। और वहाँ मैंने जो वहाँ के उस वक्त के हालात हैं उनको कवर भी किया। उसके बाद जब बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद भी मैं गया, तो 3 बार मैं गया वहाँ। राइट। जनरल ज़ियाउल्लाह के साथ भी जाना पड़ा जब सार्क की बुनियाद रखी गई, और फिर उसके बाद एजाजुल हक साहब ने भी एक डेलीगेशन बनाया था, उनके साथ भी मैं गया। तो मैं 3 मरतबा मैं गया हूँ जी वहाँ। जी। अच्छा, जैसे अब लोग आपको फॉलो करते हैं, लाइक दे वांट टू बी लाइक यू, लाइक दे वांट टू बी लाइक मुजीबुर रहमान शामी, एंड नोबडी कैन बी मुजीबुर रहमान शामी, यू आर वन एंड द ओनली वन। आप जब सहाफ़त में आपने कदम रखा तो आपने किसको फॉलो किया? आपके आइडियल कौन थे? देखें, ये तो जब आपने जो कुछ कहा है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरा तो कोई इतना दावा नहीं है, मैं तो अपना काम करता हूँ एक आज भी एक वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पर। जब हमने कदम रखा है तो हमारे सामने तो बुज़ुर्ग थे हमारे, देखें ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हमीद निज़ामी, ये सारे लोग जो थे
ये अपने कलम के ज़रिए, सहाफ़त के ज़रिए इन्होंने ना अपना आगाज़ किया ना Yes. ज़िंदगी का, Yes. और आज़ादी की लड़ाई Yes. लड़ी, और उन्हीं लोगों को हम देखते थे और कहते थे उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे। अच्छा, आपको मुश्किलात तो आई होंगी जब आप कॉलम्स वगैरह लिखते थे या? मुश्किलात तो बहुत आई, वो तो लंबी कहानी है। भुट्टो साहब का दौर आया, फिर मैं हमारा हफ्ता रोज़ा बार बार बंद होता था, मुख्तलिफ नामों से हम लोगों से डिक्लेरेशन लेते थे, फिर वो छपता था। भुट्टो साहब के दौर में फिर मुझे उन पहली मार्शल्लाह के तहत गिरफ़्तार भी किया गया, फिर उसके बाद जब उनका दौर आखिर में था उस वक्त भी गिरफ़्तार किया गया। अच्छा। तो वो तो फिर कई मराहल से हम गुज़रे, हाँ। लेकिन बस गुज़र गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें सहाफ़त की दुनिया में, जो अब लोग नए सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें, जो आपने सीखा है इतनी लंबी सहाफ़त की ज़िंदगी से कि? देखिए, जी। जी। बात यह है कि एक आदमी को अपनी बड़ी अल्फाज का चुनाव जो है एहतियात से करना चाहिए। आप किसी की मुखालफत कर रहे हों या हमायत कर रहे हों, किसी की तनकीद कर रहे हों या किसी की तायीद कर रहे हों, तो आप उसकी तौहीन न करें। एब्सोल्युटली। और फिर यह है कि हक़ाइक़ जो हैं उनकी तह तक पहुँचें, कोई ऐसी बात ना करें जिसमें हकीकत ना हो, जी। और फिर इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें। हाँ। एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे की बात सुनकर और फिर और मुकालमा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो मैं तो यही समझता हूँ, और इसी पे मैं समझता हूँ कि हमें ये जो यानी अपनी राय पर इसरार करना तो किसी का हक नहीं है, कि अब तो ख़त्म नबूवत हो चुकी ना। जी। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि उनकी राय हर्फ आखिर हो, और तो किसी शख्स का ये हक नहीं है कि वो कहे कि मेरी राय हर्फ आखिर है। जी। तो बस ये बर्दाश्त करें और आगे बढ़ें। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू सर। और मैं जब आपका प्रोग्राम भी देखता हूँ नुक्ता नज़र, तो आप बड़ी मुहतात से जो है वो ओपिनियन भी देते हैं और बड़े एहतराम से आप इख्तलाफ भी करते हैं। तो जब आप अब मैं आपको जी। एक बात बताऊं, जी। मैं मेरा ख्याल एफए में था या मैट्रिक में था, तो मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बयान पढ़ा जो अदालत में उन्होंने दिया था, वो कौल फैसल के नाम से छपा हुआ। उसमें उन्होंने बड़ा वो अदालत के सामने उन्होंने बड़ी एक मजबूत लहजे में बयान दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया की जो नाइंसाफ़ियाँ हैं ना, नाइंसाफ़ियाँ बड़ी बड़ी, जी। वो या तो जंग के मैदान में हुई हैं या अदालत के ऐवान में हुई। हाँ। अच्छा। हाँ। और फिर मजिस्ट्रेट को मुखातब करके कहा, मैं स्याह को सफ़ेद कहने से इनकार करता हूँ। मिस्टर मजिस्ट्रेट, तुम और मैं तारीख के दो किरदार हैं। तुम अपनी अपनी बात लिखते जाओ, मैं अपनी बात कहता जाता हूँ। इस तरह एक बड़ा पुरजोर बयान है वो कौल फैसल, जो सब कॉन्टिनेंट में जो अदालतों में बयानात दिए हैं मुख्तलिफ लीडरों ने, जी। जी। यानी तहरीक आज़ादी के दौरान, उसमें बड़ा नुमाया है। तो वो कौल फैसल के नाम से वो छपा, तो मैं छपा हुआ था किताबी शक्ल में, मैंने उसको पढ़ा, तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि कोई मौका कभी आया ना ऐसा, तो मैं भी ऐसा ही बयान दूँ। अच्छा, सही है। और मैंने उस वक्त से वो बयान अपने जहन में लिखना शुरू कर दिया। सही है। अब हुआ यह कि जब भुट्टो साहब के दौर में 1972 में हमें पकड़ा गया, जी। उसमें अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब और मैं, वो उर्दू डाइजेस्ट और ज़िंदगी जी। के हमसे ताल्लुक़ रखते थे, वो उसके मालिक को मुंतज़िम थे, मैं वो ज़िंदगी का एडिटर था, वो उर्दू डाइजेस्ट के एडिटर थे। तो उसके बाद हमारे हुसैन नकी साहब, वो पंजाब पंच के एडिटर थे और अंग्रेज़ी का हफ्ता रोज़ा था, और मुज़फ़्फ़र कादर साहब, वो साबिक़ डिप्टी कमिश्नर थे और वो पब्लिशर थे उसके, और प्रिंटर थे पंजाब पंच के। तो ये हम 5 लोगों को मार्शल्लाह के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा। तो हमने अनवर बाट एटला जो थे, लेकिन
गिरफ्तार क्यों किया? जस्ट मार्शल लॉ के? मार्शल हमारी तहरीरों की बुनियाद पर अच्छा, कि हम खिलाफवर्जी कर रहे हैं अच्छा। मार्शल ज़ाब्तों की। राइट। तो एम अनवर बाराकला हमारे जो थे वकील थे, यानी हम तीनों के कम अज़ कम। जी। तो हमने बाहमी मुशावरत से ये तय किया कि जो फौजी अदालत है हम उसका बाइकाट करेंगे राइट। और उसमें सफाई पेश नहीं करेंगे। राइट। गुड टू कि- सी, गुड टू सी। क्योंकि ये फौजी अदालत जो है हाँ, ये दस्तूर से मावरा है बिल्कुल। और इसको कानून के में इसकी कोई हैसियत नहीं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सब ने अपने अपने बयान लिखे, जी। मगर मैं जब बयान लिखने बैठा तो मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसे मैंने कोई 1 घंटे में बयान लिख दिया। अच्छा। ऐसे लगा बयान लिखा हुआ ज़हन में मौजूद है अच्छा। और वो लिखता चला गया, उतर गया। सही है। तो मेरा वो बयान जो है जी। वो फिर हज़ारों की तादाद में सैकड़ों स्टाइल होकर उस ज़माने में तकसीम हुआ, हमारे नौजवानों ने तकसीम किया, जगह जगह पढ़ा गया और वो बयान आज भी बड़ी उसकी एक तारीख़ी अहमियत है और जिस पर मुझे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जी। कि मुझे ये तौफीक हुई। जी। तो उसमें हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो मेजर साहब थे फ़ौजी अदालत के, उनको कहा कि हम आपको नहीं तस्लीम करते और हम आपके सामने सफाई पेश नहीं करेंगे। आप उसके बाद वो 2-3 सफ़े का बयान है, तो वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा ही यादगार लम्हा है। ऑफ कोर्स। सो यू जस्ट फॉलोड मौलाना अबुल कलाम हाँ, आज़ाद। उस वक्त मेरे ज़हन में हाँ। जो बात बैठ गई थी वो उसका इजहार करने का वक्त होता है। उस वक्त आया जी, और आपने किया और बड़े धड़ल्ले से किया। तो जो बयान है, जो बयान आपने मार्शल लॉ कोर्ट में दिया, अगर यंग जनरेशन उसको पढ़ना चाहे तो कहाँ से मिल जाएगा? वो ऑनलाइन मौजूद है? जगह जगह मौजूद है। जी जी। मैं उसकी कॉपी आपको भी दे दूंगा, ठीक है। आप भी टांग दें इसमें। हाँ, इसमें बिल्कुल लगा देंगे, बिल्कुल। वो तो एक हिस्ट्री का, एक हिस्ट्री लिखी गई ना। हाँ जी। हिस्ट्री का एक जो है वो चैप्टर बन गया। तारीख का एक बाब है जी, तारीख का एक बाब है जी, बिल्कुल। मैं समझता हूँ मैं वो बयान दे देता, हाँ। क्या और कुछ भी ना लिखता तो काफ़ी था मेरे लिए। काफ़ी था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे जब आप बातें कर रहे थे ना मोहतरमा फातिमा जिन्ना की और इंडिया के साथ रिलेशनशिप की, तो मुझे माई ब्रदर बुक याद आ गई। जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना उसमें की जी मोहतरमा नामुकम्मल किताब है। हाँ, उसमें कुछ जो चीज़ें थी उसको शामिल नहीं किया गया था फॉर सर्टन रीजंस। नहीं, वो तो पता नहीं, अब वो तो किससे कहानियाँ हैं ना। जी जी बात यह है कि वो किताब जो है वो उनके कागजात में से जी वो किताब मिली, वो गैर मुकम्मल किताब है। जी। वो पूरी किताब लिखी नहीं जा सकी, लेकिन जो भी हिस्सा है उसका तो बहरहाल उसकी अपनी अहमियत है। उसमें वो लिखती हैं कि कायद आज़म जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो पाकिस्तान और इंडिया को ऐसे ही देखते थे जैसे कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। उसमें लिखा हुआ है ये कि देखिए वो तो कायद आज़म की बाकायदा इसमें तकरीर है। उसमें उन्होंने उनसे पूछा गया यानी एक कि भाई आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं। यस। तो यानी ये उनके जहन में यानी ये नहीं था कि हम उनको दुश्मन मुल्कों की तरह जिंदा रहेंगे। जी। देखिए इंडिया जो है एक बड़ा मुल्क है, एब्सोल्युटली। उसकी अपनी हैसियत है जैसे अमेरिका की है, जी। और इससे कनाडा जो है उसकी अपनी एक हैसियत है। जी। तो हमारा तो ख्याल था कि हम अपने तौर पर अपने जो अपनी वैल्यूज़ हैं उनके मुताबिक अपना मुआशरा तामीर करेंगे और एक दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह रहेंगे। जी। यानी पाकिस्तान का क़याम जो था वो झगड़े के ख़त्म करने के लिए वजूद में आया था, झगड़ा शुरू करने के लिए वजूद में नहीं आया था। ऑफ कोर्स। तो कायद आज़म ने तो ऐसा पाकिस्तान नहीं सोचा था कि जो अब जाहिर है कि उसमें इंडिया का भी कसूर है, उसने भी हमें धकेला और हमारी जो आकबतनांदेश जो हमारी क़यादत है उसने भी हमें धकेला। तो उस वजह से मामला जो है बिगड़ गया। और अब भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं जब तक बेहतर नहीं होंगे, दोस्ताना नहीं होंगे, इस खित्ते में ठहराव नहीं आएगा। हमारा जो नुकसान है जी हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है। जी जी। हमें ये बात समझनी चाहिए। इंडिया का जो नुकसान हुआ है इंडिया अपने उस पर गौर करे, लेकिन हमारी हर चीज़ इससे मुतासर हो गई। हमारी सियासत मुतासर हुई है, हमारी मईशत मुतासर हुई है
और ये जो माहौल है, ये हमारे इसको तब्दील करना जो है हमारे कौमी मफाद का तकाजा है। लेकिन अब ये कश्मीर का जो नया बाब लिखा गया, उसके बाद आप समझते हैं कि अब भी चांस है कि अगर जो इंडिया है वो यूएन रेजोल्यूशंस जो पास हुई हैं उनके ऊपर अमल करता है, तो उसके बाद कोई ऐसा चांस है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात उसी नहज पर चले जाएं जिस पर कायद आज़म का विजन था? देखिए, कश्मीर का मसला जो है उसको तो हल करना पड़ेगा, और कोशिशें बहुत हुई हैं बार बार। वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान जो कोशिश हुई जी, वो एक बड़ा ही सुनहरी मौका था इस मसले को हल करने का, एब्सोल्युटली। और बदकिस्मती से वो सबरचाश हो गया। फिर आप देखें, परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के दरमियान यस भी मामला तय हुए, जी, उस पर भी काम नहीं हो सका। फिर जब मोदी आए तो मोदी तो यहाँ आए थे ना इंडिया में, इंडिया से पाकिस्तान में। हाँ तो मतलब यह है कि बातचीत फिर भी शुरू हुई, हो सकती थी, आगे बढ़ सकती थी, तो हमें बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितने भी हालात ख़राब क्यों ना हो, मेरा ख्याल है कि कोई उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर दोनों हमसाए हैं, दोनों की तारीख जो है मुश्तरक है, हम यानी सदियों इकट्ठे रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। तो अब दुनिया, आप देखो यूरोप को देखें ना, हाँ, बिल्कुल। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जी, उनकी लड़ाई, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने, दो जंगें तो लाइक वर्ल्ड वॉर्स थी। जंगें हाँ, लड़ी है, हाँ, क्या कुछ आप एक दूसरे के साथ नहीं किया। बिल्कुल अब कैसे एक दूसरे के साथ पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में। बिल्कुल। और जापान और अमेरिका जो है, हाँ अमेरिका ने एटम बम जला दिए वहाँ, जी जी और जापान और अमेरिका दोस्त हैं। जी तो पाकिस्तान और इंडिया जो है उनको भी माजी को भुलाकर आगे बढ़ना होगा ना, जी मुस्तकबिल पर नज़र रखनी होगी। तो आखिर कब तक वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कोई ना कोई रास्ता तो निकाला जा सकता है। तो लेकिन मैंने देखा कि जब भी कोई रास्ता निकलता है तो दोनों जानब से जो एक एक्सट्रीमिज़म या जो शिद्दत पसंदी का अंसर जो है वो उसको सबटाज कर जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो कंट्रोल करना पड़ेगा, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ये तो एक बड़ी लंबी बहस है, खारजा पॉलिसी की अलग मौजू है जी गुफ्तगू का। जी लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप ये तय कर लें कि बातचीत के ज़रिए से ही मसाइल हल होने हैं। अब जंग कोई ऑप्शन नहीं है, ऑफ कोर्स। बस। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान जो है न्यूज़पेपर वो आपने कब स्टार्ट किया? नहीं नहीं, पाकिस्तान तो हमने कोई 1900, मेरा ख्याल है कि 98 में, 98 में जी हमारे पास आया, क्योंकि वो इस वक्त दिवालिया होने के करीब था। उसके जो मालिक थे भट्टी साहब, वो कर्ज़ों का बोझ था, वो उसको उठा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, हमसे भी बात की, और हमने अपने दोस्तों का एक ग्रुप इकट्ठा किया और बेसरो सामानी के आलम में वो कर्ज़ा अपने ज़ुम्मे ले लिया और अखबार ले लिया। अच्छा। वो फिर बहरहाल उससे उहदा बरा होते रहे, जी कर्ज़ा को उसका उतारा, को सूरत उसकी जो है बेहतर की, और बस मुश्किलात और मसाइब जो हैं, हाँ। जो पाकिस्तान को दरपेश रहे, जी। वो रोज़नामा पाकिस्तान को भी दरपेश रहे। जी जी तो अभी माशाल्लाह स्ट्रगल जारी है। हाँ। अच्छा, मैं उस दिन देख रहा था आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स अपने न्यूज़पेपर के लिए भी, कि हम उस दिन सफ़र कर रहे थे एलुमनाई प्रोग्राम में, जो कि एलुमनाई ऑफिस की सेरेमनी थी। तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और वहाँ पर बैठकर भी आपने अपना कॉलम जो है वो लिखा, वो असल मुकम्मल में किया और भेजा। वो हफ्ते का दिन होता है ना, जी तो हफ्ते का मैं कॉलम लिखता हूँ। हाँ तो वो अब उस दिन लाहौर से बाहर जाना था, मैंने सुबह कॉलम लिखा, फिर वो वहाँ आया। अब तो देखिए टेक्नोलॉजी की, नेट पे आ जाता है, फिर मैंने उसका प्रूफ पढ़ा। जी तो देखिए, ये जो प्रोफेशन है ना हमारा, हाँ इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। यस, बट देयर शुड बी अ कमिटमेंट ना, जो मैंने उस दिन देखी। नहीं, वो तो कमिटमेंट तो, अगर आपको इस पेशे से वाबस्तगी जो है, हाँ वो तो आपको उसकी तो, इसमें से कोई रिटायरमेंट नहीं है। आप कहेंगे भाई मैं रिटायर हो गया हूँ, तो काम तो आपको करना है। यस तो अभी आज पढ़ना भी पड़ता है, हाँ। सुनना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, तो मैंने आपकी ज़िंदगी से ये चीज़ देखी है कि अगर आप बचपन से किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और आप उसको करना चाहते हैं तो वो ही करें,
और बच्चों के ऊपर जो है वो दबाव ना, पेरेंट्स जो उनको डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं उनको वही करने जो दें जो वो करना चाहते हैं। बच्चों को वही करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं, जी और उसके लिए लग जाना चाहिए। अल्लाह ताला कर्म करने वाला है। जी देखिए, मैं तो एक बात अर्ज करूँगा आपसे जी कि हमारा घर जो था पंजाबी घरानों में जी जी इस लिहाज से बड़ा मुनफरद था कि हमारे लफ्ज़ तू का इस्तेमाल नहीं होता था घर में। माशाल्लाह। अच्छा। अब ये पंजाबी घरानों की बड़ी वहाँ बात ही तू से शुरू होती है, हाँ हाँ, ऐसे ही है, लेकिन ऐसे ही है। हमारे यहाँ लफ्ज़ तुसी। हमारे वालिद साहब भी जब भी हम मुखातिब करते जी, तुसी ऐसे था, तुसी। ऐसे था। और हम भी जब अपने हमारे बच्चे हैं, हम किसी को कभी तू नहीं कहते, जी जी, साहब कह के बुलाते हैं बचपन से ही। ऐसे ही, उमर साहब, ऐसे ही, उस्मान साहब, ऐसे ही, अली साहब, फैसल साहब। ऐसे तो ही। ये एक, और हमारे बच्चे जो हैं जी वो हमारे जो ड्राइवर हैं, वो दूसरे गार्ड हैं, हाँ, उनको कभी तू करके नहीं बुलाएंगे। मैंने देखा है, मैंने खुद नोटिस तो किया ये। उनको उसी तरह आप जनाब करके बुलाएंगे। जी तो हमारी बुनियादी बात यह है, और मैं समझता हूँ बाअदब बानसीब। एब्सोल्युटली। तो हमने माशरे में अपने जो एक दूसरे का एहतराम ख़त्म किया है ना, जी ये बड़ा तमक्कुन है। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। हमारे घर में हमारी परवरिश जी। इन हालात में हुई। जी हमारी वालदा जो थी वो एक एक पैसा जो है सोच समझ के खर्च करती थी। बिल्कुल। कम आमदनी थी, उसका पता नहीं चलता था रहन सहन से। जी हमारी जब मैट्रिक तक तो मेरी वालदा खुद कपड़े सीती थी हमारे। जी जी, ठीक है ऐसे ना? ही है, ऐसे ही। इसलिए बिल्कुल। तो बुनियादी बात यह है कि आपको एक तो अपनी जो अपनी चादर है ना, हाँ उसके अंदर पाँव पसारने हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आमदनी से, मेरी वालदा कहती थी अगर 100 रुपए की आमदन है जी तो मैं समझती थी 70 है। हाँ, बिल्कुल। 30 रुपए पहले ही निकाल के वो गोलक में डाल देती थी, एब्सोल्युटली। जमा कर लेती थी। यस यस। तो कौमें हों या अफराद हों, हाँ बिल्कुल यही बात है बिल्कुल। कि आप अपनी आमदन जो है उसका एक हिस्सा बचाएं। यस आमदन से ऊपर खर्च करना तो हलाकत में मुब्तला करना है अपने आप को। जी जी, बिल्कुल। और पाकिस्तान के कर्जे। जो अमराज हैं उनमें सबसे बड़ा मर्ज ये है कि हमने अपने अपने अखराजात जो हैं हाँ। अपनी आमदन से ज़्यादा कर लिए हैं। और वो कर्जों की सूरत में अवाम को बस देने फिर पड़ते हैं। जी वो हमें पौं जो है वापस करने पड़ेंगे। जी, और यही हमारा अलमिया है कि एब्सोल्युटली। बस। आपने अभी जिक्र किया कि घर में हम तुसी जब पंजाबी में हम कहते हैं, तो मुझे उससे एक बात याद आ गई कि मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है ना, वो मेरे ख्याल मुझसे 12 या 14 साल छोटी हैं। तो मैं, हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, तो मैंने उनका नाम लेकर बाजी कहा ना कि ये चीज़ मुझे दे देना। तो वो जो घर में मेहमान आए हुए थे ना, तो वो कहने लगे कि ये इससे छोटा है, इसको बाजी कह रहा है। तो अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे घर में ऐसे है कि ये इनके अब्बू ने उनको शुरू से बता दिया था कि नाम के साथ कुछ कहना है। और जब गांव में था तो जाता था, तो अब्बू ने सख्ती से कहा हुआ था कि जो सर है ना वो ढांप के जाना है, ख़ास साफे से, साफा कहते थे उस वक्त वो चादर को, या टोपी लेकर जानी है गांव में, वैसे नहीं जाना। तो सर वो ज़माने जो हैं देखें, वो वापस आ जाएं तो क्या रौनक अब हो जाए पाकिस्तान में। मेरी बेटी जो है जी वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डिजिटल मीडिया का डिपार्टमेंट है उसकी हेड है, जी डॉक्टर सवेरा शामी। उसको हम आपा कहते हैं सारे, हाँ, छोटे बड़े सारे आपा कहते हैं। एब्सोल्युटली। जी जी तो देखें, मैं समझता हूँ कि हमारे घर में भी जी हम हमारे एक दोस्ताना माहौल है। हाँ हम आपस में, मेरे बच्चे ही मेरे दोस्त हैं हाँ, और सबसे बेहतर दोस्त हैं। एब्सोल्युटली। और वो हम आपस में इख्तलाफ राय भी होता है तो गुफ्तगू करते रहते हैं जी और मुकालमा करते रहते हैं, जी इस पे यकसुई चले जाते हैं। जी तो अपनी हर जगह आपका, यानी आपके तहत एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यानी आप हर बात जो है वो ज़बरदस्ती तो न मनवा सकते हैं, न मनवानी चाहिए। ना ही मान सकते हैं, मेरी अपनी जो ना नेचर कोई है। मान हाँ, सकता हाँ, बिल्कुल। जब आपको एलुमनाई एसोसिएशन जो है उसका पैगाम मिला कि गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के एलुमनाई एसोसिएशन जो है उसको रिवाइव किया गया है,
तो उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? मैसेज तो है मेरे पास पड़ा हुआ अभी तक आपका। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से तो मेरा ताल्लुक जो है ना, जज्बाती ताल्लुक आज भी वैसे का वैसा का है। हाँ यानी उसका जो माहौल था, जी उसमें जो एक एक यानी अदबी मजालस हो रही हैं, मुबासे हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, तो और हम लोग तो कॉलेज के ज़माने में यानी सैकड़ों किताबें पढ़ चुके थे। एब्सोल्युटली। तो मेरा तो ख्याल है कि जो इतना कॉलेज के ज़माने में उन्होंने पढ़ लिया है, उससे शायद बाद में उतना पढ़ा ही नहीं है। जी जी तो मतलब ये है कि वो तो एक माहौल ही और था। यानी ये बाद में दंगे फसाद तो बाद में शुरू हुए। हाँ हाँ उस माहौल में मैंने परवरिश पाई, उसके हॉस्टल में रहा, अपने असातिज़ा से देखा। आगा अमजद अली हमारे सुपरिटेंडेंट थे। टीचर्स जो थे, टीचर्स ही उस ज़माने में आइडियल होते थे। एब्सोल्युटली वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, लोग उनको बच्चे देखते थे और उनको कॉपी करने की कॉपी कोशिश करते थे। जी जी और बिल्कुल। टीचर्स जो थे जी। वो इन्फ्लुएंस करते थे अपने शागिर्दों को। हाँ तो उस ज़माने का जो कॉलेज है, तो आप माशाल्लाह जो उसके प्रिंसिपल हैं। कदीम तलबा हैं, उनको आपने इकट्ठा किया, जी। आपको तौफीक हुई है और हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं आपस में। और अगर अपने कॉलेज के की वो खिदमत कर सकें, उन पढ़ने वालों की, वहाँ बच्चों की खिदमत कर सकें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एब्सोल्युटली। तो बहरहाल एक नई एक तवानाई जो है हाँ। वो महसूस होती है हाँ, जब बिल्कुल। कॉलेज में जाते हैं। जी। तो अभी हमारे डॉक्टर मुमताज़ साहब हैं, हाँ जी। वो उसके प्रिंसिपल हैं। यस। और देखें वहाँ डॉक्टर कमर जो हैं, कमरुज़्ज़मान खान साहब। कमरुज़्ज़मान, हाँ वो पुराने प्रिंसिपल उस ज़माने में टीचर थे जब मैं जी वहाँ था। जी जी तो अब इनसे मिलते हैं जब, जी तो जी एक अजब रूहानी मसरत होती है। जी और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, जी। इस काम को आगे बढ़ाएं और लोगों को जोड़ें आपस में। एब्सोल्युटली। नहीं, इसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब और प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार शफ़ी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। इनिशिएटिव्स जो है वो हम तीनों ने इकट्ठा लिया था। अच्छी बात है, और अल्लाह फिर ताला। वो कहते हैं कि हम चलते गए और कारवां साथ मिलता गया, कुछ इस तरह करके है, शेर मुझे याद नहीं है। तो सर, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द यंग जनरेशन? देखें जी, बुनियादी बात तो वही है ना कि आप जो लोग तालिब इल्म हैं, वो ये समझें कि उनको इल्म हासिल करें पहले, यानी अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। बुनियादी बात यह है। जी और उसके बाद फिर अपने मेहनत पर अपनी अपनी यकीन करिए। जब देखें, लोग इल्म जो है ना और जी। तालीम जो है, वही आपकी किस्मत बदल सकती है। एब्सोल्युटली। तो तालीम के ज़रिए ही यहाँ आप देखिए लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपने आप को मनवाया है। जी तो वही मुआशरे जो हैं वो बेहतर मुआशरे होते हैं जो जहाँ तालीम जो है उसके बल पर लोग आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्युटली। सिफारिश पर, दक्कम पेल के ज़रिए से या कोहनी मार के आगे बढ़ने के से वाले मुआशरे जो हैं वो तवाना नहीं रहते। जी बिल्कुल। और पाकिस्तानी मुआशरा जो है उसको भी मेरिट जो है उसमें बुरूए कर लाना पड़ेगा और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। सर, अगर आप सहाफ़त में न जाते तो आप किस तरह तो पहचाने फिर मैं जाते? वकील होता। फिर आप वकील होते? हाँ जी। यस, सुप्रीम कोर्ट में होते आज का। सुप्रीम कोर्ट में होते या हाई कोर्ट में होते, कहीं होते, लेकिन होते ज़रूर। होते ज़रूर। So Shami sir, thank you so much. I was trying to get your interview from last 3 years. You know that, right? So thank you for giving me the Thank you. time. बहुत मेहरबानी। And hope you like the interview questions. नहीं तो And ये तो अब देखे ना, अब ये तो सुनने वालों को पता चलेगा। हम तो जो आपने जो सवाल करते गए हम जवाब देते गए। जी बस। बिल्कुल। So thank you again. बहुत मेहरबानी And, आपने वक्त निकाला और ये गुफ्तगू जो है वो मुमकिन हो सकी। बहुत जी। शुक्रिया। तो again thank you so much sir. बहुत मेहरबानी। I really appreciate your efforts for Alumni Association and Government College Sahiwal, and you are my ideal Oh. in journalism. इतने और इतने जज्बाती ना हो। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। वो अगर आपको जज्बाती लग रही है तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है फिर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।